सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जीव विज्ञान के 8वें चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कार्य और इसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो पादपों में खनिज पोषण से संबंधित थर्ड भाग है, यानी हम अभी तक कुल 2 भाग खनिज पोषण से संबंधित पढ़ चुके हैं। उन 2 वीडियो के अंतर्गत पादपों में पोषक तत्वों की विश्लेषण की कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में डिस्कस किया था, और मुख्य रूप से कितने तत्व और कौन कौन से तत्व खनिज पोषक या पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए। तो एक छोटा सा उसकी मात्रा और आवश्यकता के आधार पर एक वर्गीकरण देखा था, जिसमें मोटे तौर पर वृहत खनिज पोषक या पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में विभक्त किया था। जिन तत्वों के बारे में हमने डिस्कस किया था, आज से हम उन्हीं तत्वों के एक एक तत्व को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उनका अवशोषण कैसे होता है, स्रोत कहाँ से, पौधे को कहाँ से मिलते हैं, किस रूप में स्थानांतरित होते हैं, पादपों में उनका कार्य क्या है, और यदि इसकी न्यूनता हो जाती है तो कौन से प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। हम सबसे पहले शुरुआत में इन्हीं तत्वों को पढ़ रहे हैं। हालांकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पादपों को बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसीलिए इन तत्वों की पादपों में कभी भी कमी नहीं होती। ये वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, जल, मृदा से प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी इनको खनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत पादप उसको ग्रहण करता है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से जल के अपघटन से प्राप्त होती है, अथवा वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्राप्त होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से प्राप्त होती है। और हाइड्रोजन हमेशा जल के अपघटन से ही प्राप्त होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब प्रकाशिक जल अपघटन होता है तो जल अपघटित होता है 2 प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के रूप में। यही हाइड्रोजन पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन हेतु उपलब्ध होती है। अब इन तीनों तत्वों का कार्य क्या हुआ, तो ये संरचनात्मक इकाई का नाम संरचनात्मक इकाई बनाता है। क्या कह सकते हैं हम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 3 वृहत जैव अणु कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इन्हीं तीनों यौगिकों के माध्यम से पादप कोशिका के विभिन्न अवयव जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिकांगों का निर्माण होता है, जिससे प्लांट का निर्माण होता है। इसलिए हम संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। ये कौन से तत्व कहलाएंगे, संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। इसके साथ ही ये हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, में कोई नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे यौगिकों के साथ मिलकर के ये एंजाइम जैसे घटकों का निर्माण करता है। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन इन कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे नंबर का जो तत्व है वो कहलाता है नाइट्रोजन। ये खनिज पोषकों की श्रेणी में आता है।
और इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, पादपों को भी उपयोग कमी नहीं होती। लेकिन इसके बाद के जितने भी तत्व, जो 17 तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें से 14 तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी होती है और कमी के फलस्वरूप पादपों में लक्षण उत्पन्न होते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम N से लिखते हैं, नाइट्रोजन। इसका जो स्रोत होता है वो नंबर 1 होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। लेकिन वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस में बदलेगी? नाइट्रेट में बदलेगी, नाइट्राइट में बदलेगी, या फिर अमोनियम बदलेगी। तो हम स्रोत क्या लिख सकते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम। अवशोषण इसका सबसे अधिक अवशोषण होता है वो नाइट्रेट प्रारूप में होता है। इसके बाद में नाइट्राइट और फिर अमोनियम के रूप में भी नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। स्रोत वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, लेकिन पादप इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ही ग्रहण नहीं करते, बल्कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन विभिन्न यौगिक, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रेट और नाइट्राइट या अमोनियम होता है, में परिवर्तित होती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो स्थिरीकरण के द्वारा अवशोषण योग्य नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलेगा, तत्पश्चात पादपों के द्वारा इसका अवशोषण होगा। अधिकांश अवशोषण किस रूप में होगा? नाइट्रेट फॉर्म में। ये नाइट्रोजन पादप के लिए क्यों आवश्यक होती है, इसका कार्य क्या है? तो कार्य के संदर्भ में बात करते हैं तो जो वृद्धिशील विभ्युतिक क्षेत्र है पादप का शेष भाग, चाहे वो मूल का हो या फिर प्रोतंत्र का हो, इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभ्युतिक कोशिका कहलाती है, विभ्युतिक ऊतक कहलाते हैं। तो इन विभ्युतिक ऊतकों की लगातार सक्रियता बनी रहे, जिसके कारण ये समसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। उस सक्रियता के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक होती है। नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ये विभ्युतिक क्षेत्र ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसके फलस्वरूप पादप की लंबाई नहीं बढ़ेगी, अर्थात पादप कैसे हो जाएंगे? बोलने हो जाएंगे। ये इसकी कमी हो जाती है। दूसरा, विभिन्न अमीनो अम्लों को निर्मित करने में, प्रोटीन का निर्माण करने में, न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए का निर्माण करने पर परहाइट या क्लोरोफिल, विटामिन और हार्मोन, ये सभी भाग पादपों की उपापचयी क्रियाओं से संबंधित है और इनका निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जब पादप में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो ये सभी कार्य संपन्न नहीं होते हैं, जिससे न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। नंबर फर्स्ट, न्यूनता का लक्षण क्या होता है? जब क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता, उस स्थिति में पादप भाग में हरा रंग उत्पन्न नहीं होता, जैसे पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा। नाइट्रोजन के अभाव में क्लोरोफिल के विघटन की इस क्रिया को हरिमाहीनता कहते हैं। तो हरिमाहीनता क्या हुई? हरिमाहीनता हुई पर्णहरित का विघटन, जिसके फलस्वरूप हरा रंग समाप्त हो जाता है। पर्णहरित के स्थान पे अब एंथोसाइनिन नामक वर्णक विकसित होंगे, जिसके कारण पर्ण का कोई विशेष रंग उत्पन्न होता है। विशेष रंग जैसे बैंगनी कलर का, पीले रंग का, पिंक कलर का, इस प्रकार के रंग एंथोसाइनिन के कारण प्रारंभ हो जाता है। दूसरा जो लक्षण आता है वो कलिकाओं की प्रसुप्तता बढ़ जाती है। कलिका कौन सी? पार्श्व कलिका है, जिससे नए पर्ण विकसित होंगे, नई शाखाएं विकसित होंगी। इस पादप भाग में पाई जाने वाली इन कलिकाओं को पार्श्व कलिकाएं कहते हैं। न्यूनता के फलस्वरूप पार्श्व कलिका की प्रसुप्ता अवस्था बढ़ जाती है। प्रसुप्ता का मतलब होता है कि वो अंकुरित नहीं हो पाते। ये कलिका तो बन गई, कलिकाओं को आगे जाकर के किसी शाखा का निर्माण करना था या पुष्प का निर्माण करना था, लेकिन प्रसुप्त अवस्था होने के कारण ये उस भाग का निर्माण नहीं करते। इसको नाम देते हैं प्रसुप्ति, यानी अनुकूल परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी संरचना का विकास नहीं होना। नाइट्रोजन की कमी के कारण इन प्रसुप्त कलिकाओं का विकास रुक जाता है। प्रसुप्त कलिकाओं की पार्श्व कलिका की प्रसुप्तता बढ़ जाती है, और बढ़ेगी तो
नई संरचना का निर्माण नहीं होगा और पादप बने रह जाते हैं। ये तो है इसके न्यूनता के लक्षण। मान लो कि पादप को वायु नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्र गति से ग्रो करना प्रारंभ करेगा, वृद्धि करना प्रारंभ करेगा, जिसके कारण पादप की लंबाई बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू पादप बढ़ता जाएगा। अब होता यह है कि इस पादप की वृद्धि दो प्रकार की होगी, एक तो होती है कायिक वृद्धि और दूसरी होती है जनन वृद्धि। जब तक पादप की लंबाई बढ़ रही है अर्थात उसकी कायिक वृद्धि हो रही है, तब तक जनन वृद्धि नहीं हो पाएगी और कायिक वृद्धि रुकते ही जनन वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इस अवस्था में पुष्प विकसित होकर के फल का निर्माण, बीज का निर्माण कर देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब पादप को नाइट्रोजन की अधिकता मात्रा में अवेलेबल है, उस कंडीशन में कायिक वृद्धि होती रहेगी, जनन वृद्धि नहीं होती। फलस्वरूप ये प्रक्रिया यदि फसली पौधों में हो जाए तो पुष्प धारण नहीं होने के कारण फल का उत्पादन अथवा बीज का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये अधिकता के लक्षण और न्यूनता के लक्षण। मान लेते हैं कि मिट्टी के अंतर्गत मृदा नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? या तो रासायनिक उर्वरक अथवा कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। हम यूरिया डालें तो नाइट्रोजन की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी, डीएपी डालें तो भी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। तीसरा जो तत्व है वो फास्फोरस। फास्फोरस को पी से लिखा जाएगा। फास्फोरस का जो स्रोत होता है, कहाँ से पादप को मिलते हैं, तो वह चट्टानों से मिलते हैं, मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। मिट्टी में किस रूप में रहता है? फास्फोरिक अम्ल के रूप में रहता है और फास्फोरिक अम्ल लवण के रूप में ये प्राप्त होता रहता है। अवशोषण होता है उसका H2PO4- या HPO4- के रूप में। स्थानांतरण की बात करें तो ये फास्फोरस के संबंध में विशेष है। हालांकि पादप में अवशोषण अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में होता है, अकार्बनिक, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, तो उसी रूप में स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होगा वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में या अकार्बनिक रूप में, लेकिन वो अवशोषित फास्फोरस पादप में प्रयुक्त होता है कार्बनिक रूप में। प्रश्न कई बार आता है कि पादपों में फास्फोरस का उपभोग होता है, किस रूप में होता है? कार्बनिक रूप में। पादप के 0.2 से लगा कर 0.8% भाग फास्फोरस का बना होता है। अब कौन सा पादप भाग? शुष्क भाग का 0.2 से लगा करके 0.8%। यदि किसी पादप भाग का शुष्क भाग 100 मिलीग्राम है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होगी? 0.2 से लगा करके 0.8%। फास्फोरस का कार्य क्या है? तो विभिन्न प्रकार की फास्फोलिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निर्मित करती है, तो फास्फोलिपिड का निर्माण करने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। दूसरा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए का काम आता है। एक नाइट्रोजन क्षारक शर्करा से जुड़ेगा और शर्करा के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तब न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो उस बैकबोन को निर्मित करने के लिए फास्फोरस की बहुत ही आवश्यकता होती है। बिना फास्फोरस के न्यूक्लिक एसिड का निर्माण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के कोएंजाइम, NAD, निकोटिन एडेनिन डाइफॉस्फेट या NADP और ATP का निर्माण होता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADP इत्यादि क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही अथवा हाइड्रोजन ग्राही है जो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ATP ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा की सार्वत्रिक मुद्रा भी कहते हैं। कोशिका में मुद्रा क्या है? किस रूप में ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है? ATP के रूप में हो रही है। ATP में फॉस्फेट 3 जुड़े होते हैं। एडिनोसिन, एडिनिन है एक, ट्राइफॉस्फेट, पहला फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट। ये एक अस्थायी बंध के द्वारा
जुड़े हुए होते हैं। जब इन फॉस्फेट के मध्य का बंध तोड़ते हैं तब एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। वही ऊर्जा कोशिका के उपपक्षी क्रिया के लिए प्रयुक्त होती है। फिर हम सेकंड बॉन्ड को तोड़ते हैं तो और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरे बॉन्ड को तोड़ते हैं तो और ऊर्जा प्राप्त होती है। इन फॉस्फेट के मध्य बंधे हुए बंध के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में उसको जाना जाता है। बिना फास्फोरस के एटीपी का संश्लेषण संभव नहीं है। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जब हम केल्विन चक्र पढ़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने के लिए जो हाइड्रोजन आती है वो किससे आती है? NADP जो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो NADPH बनेगा और वही हाइड्रोजन वापस रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने का कार्य करता है। जब मृदा में फास्फोरस की कमी हो जाए तो इसके न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होंगे, जिस प्रकार से नाइट्रोजन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या है कि सामान्यतः इस स्थिति में पौधों के तने स्तंभित मोटे हो जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं और वो गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। जब हरिमाहीनता होगी तो हरे रंग नहीं होगा, लेकिन फास्फोरस की कमी के कारण गहरे हरे रंग के होना प्रारंभ हो जाते हैं। जितनी भी पर्ण हैं या तने हैं उनमें एंथोसाइनिन वर्णक विकसित हो जाता है। और अभी डिस्कस किया था कि एंथोसाइनिन के कारण विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, धब्बे उत्पन्न हो जाती है, धारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। फास्फोरस की कमी के कारण पर्ण और फल में उत्तक क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। उत्तकों का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। क्लोरोसिस हरिमाहीनता, नेक्रोसिस उत्तक क्षय। उत्तक क्षय के अंतर्गत पर्टिकुलर क्षेत्र के उत्तक नष्ट होंगे, हरिमाहीनता के अंतर्गत क्लोरोफिल का विघटन होगा। इसके अतिरिक्त पर्ण की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम विकृतिपन कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। होता क्या विकृतीकरण कि एक सामान्य ये पर्ण है, लेकिन ये पर्ण अब मुड़ गई, ऐसा हो सकता है, संभव है। ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, नीचे की ओर मुड़ जाती है, अथवा उसके किनारे भाग मुड़ जाता है, या फिर इसके ऊपर कई प्रकार की गांठें विकसित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पर्ण का कार्य नहीं कर पाती, फोटोसिंथेसिस का कार्य अवरोधित हो जाता है। इसको नाम देते हैं विकृतीपन। जब फोटोसिंथेसिस ही अवरुद्ध हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के उपपक्षी का निर्माण ही नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप उत्पादकता में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस की कमी के कारण एदा की सक्रियता कम हो जाती है, और एदा वे कोशिकीय समूह हैं जिनकी सक्रियता के फलस्वरूप पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है। द्विबीजपत्री पादपों में क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो एदा की सक्रियता के कारण होती है। अब फास्फोरस की अनुपस्थिति में या अल्प मात्रा में एदा कम सक्रिय हुआ, मोटाई बढ़ी थी, फलस्वरूप पादप उस पूरे पोरोतंत्र को धारण करने में सक्षम होता है, तना कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण वो असमय ही गिर जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम भी नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की तरह ही गुरुमात्रिक या वृहत पोषक तत्व है। इन तीनों तत्वों की, तीनों कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ में पोटेशियम की आवश्यकता पादप के लिए सबसे ज़्यादा होती है, इसकी उपपक्षी क्रिया के लिए ज़्यादा होती है। इसलिए इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रकार के हुए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये मृदा में विलेयशील आयन के रूप में या विनिमय आयन के रूप में पाया जाता है। तो आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा आसानी से मूल रूम या मूल पर ट्रांसफर हो जाते हैं। पोटेशियम का अवशोषण धन आयन के रूप में होता है, K+ के रूप में होता है। अब ये पोटेशियम पादपों के लिए क्या कार्य करेगा? तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कार्बन हाइड्रोजन की तरह संरचनात्मक भूमिका नहीं निभाता है, अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड, विटामिन, हार्मोन के निर्माण में इसका कोई रोल नहीं है। इसके बावजूद भी 4 प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया, रेनाइन उदासीकरण, कला अभिगमन, एंजाइम सक्रियता और प्राशन विभव की क्रिया को नियंत्रित करता है। इन चारों क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है।
ऋण आयन उदासीनीकरण क्या होता है? जैसे जीवद्रव्य में किसी ऋण आयन की अधिकता हो जाती है, जैसे Cl- की अधिकता होगी, कार्बोनेट की होगी, बाइकार्बोनेट की होगी, उस स्थिति में पोटेशियम धन आयन के रूप में, इसलिए इसके साथ में जुड़ करके KX या KCl का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या हुआ? ऋण आयन की सांद्रता धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में कम होना प्रारंभ हो जाती है। कला अभिगमन, ये कोशिका कला है। यहाँ पे पाए जाने वाले प्रोटीन चैनल होते हैं। इस चैनल में से कितने आयनों का एक्सचेंज होगा, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा, कितने आकार के जाएंगे, इसका निर्धारण पोटेशियम आयन के द्वारा किया जाता है। एंजाइम को सक्रिय करने के लिए ये कैटालिक के रूप में प्रयुक्त होता है और प्रासरण विभव को निर्धारित करने का कार्य करता है। प्रासरण जल के अभिगमन की क्रिया को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है। रंध्रीय गति सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे? हमने पहले पढ़ा था बाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में, जब रंध्रीय गति, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का नियंत्रण पढ़ा था, तो उसमें एक सिद्धांत पढ़ा था, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को जिसको दिया था इमामुरो के द्वारा, फ्यूजिनो के द्वारा, तो उन्होंने क्या बताया था कि पोटेशियम आयन के अभिगमन के द्वारा जब वो सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में आता है तो रंध्र खुलते हैं, और जब रंध्र द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में पोटेशियम आयन अभिगमित होता है, रंध्र बंद हो जाते हैं। जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का अवशोषण नहीं होता, फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो मंद हो जाती है, या फिर रंध्र बंद होने के कारण श्वसन की क्रिया भी नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा, गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा। तो ये रंध्रीय गति को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम आयन। इसके अतिरिक्त बीजों के और फलों के विकास के लिए भी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ये विभज्योति कोशिका को सक्रिय करता है। मुख्य रूप से पोटेशियम पादप के शीर्ष भाग में स्थित कोशिकाओं विभज्योतिक क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण उनकी वृद्धिशीलता लगातार बनी रहती है। जब मृदा में पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है, फलस्वरूप पौधे के द्वारा पोटेशियम आयन का अवशोषण कम हो जाता है। उस स्थिति में इसमें न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? पर्ण कुब्रित हो जाती है, विकृतिपर्ण आ जाता है, तने की वृद्धि रुक जाती है, तने में विभिन्न प्रकार का वर्णक विकसित हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पोटेशियम की कमी का पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार के रोगजनक पादप को संक्रमित कर लेते हैं, जिसके कारण पादप की उपापचय क्रिया प्रभावित होती है, फलस्वरूप उत्पादन प्रभावित होता है। और ये लक्षण यदि फलदार पौधों में विकसित हो जाए तो फल का विकास पूर्ण रूप से होगा ही नहीं, बीज का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा, फलस्वरूप उत्पादकता प्रभावित होती है। आज का टॉपिक पादपों में खनिज पोषण का तीसरा भाग हम पोटेशियम आयन को पढ़ने के साथ समाप्त करते हैं। आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों की उपयोगिता और क्रांतिक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के महत्व के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम की भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।